क्लास 12 के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा आज का टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, हमने तीन तरह की फील्ड स्टडी की है। पहला हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड, सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों फील्ड्स के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया है क्योंकि हमने इसके बारे में स्टडी की। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर्म होता है हमारे पास मास की वजह से। अगर एक सोर्स है हमारा, सोर्स यहां पे क्या हो गया, मास, और यहां पे अफेक्टेड पार्टिकल। तो देखिए यहां पे एक मास दूसरे मास पे फोर्स लगाता है, ठीक है, तो यहां सोर्स भी मास हो गया और अफेक्टेड पार्टिकल भी हमारा मास हो गया। फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास सोर्स चार्ज होता है और ये एक दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। ठीक है, इसका मतलब एक चीज यहां पे हमें कॉमन दिख रही है कि कोई भी फील्ड हो, उसका जो सोर्स होगा वो अपने ही जैसे पार्टिकल को अफेक्ट करेगा। यहां पे मास था, मास ने मास को अफेक्ट किया, यहां पे चार्ज है, चार्ज को ही इन्फ्लुएंस कर रहा है। अच्छा, अब एक और चीज है यहां पे, उसको भी ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पे ये जो मास है, ये मास इसको डायरेक्टली किसी भी कांटेक्ट के थ्रू अफेक्ट नहीं करता है, ये अपनी एक फील्ड क्रिएट करता है और इस फील्ड की वजह से इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है। और ये जो फोर्स यहां पे एक्सपीरियंस हो रही है, इसको हम कह रहे हैं एफ जी, और इसका नेचर क्या है, अट्रैक्टिव। ठीक है, इसी तरह से अगर एक ये चार्ज है और ये दूसरे चार्ज पे अपना इंफ्लुएंस डाल रहा है, इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको अफेक्ट कर रही है। मतलब ये जो सोर्स है इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट की और वो फील्ड इस पे इंफ्लुएंस कर रही है। तो यहां पे हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है, दैट मे बी अट्रैक्टिव और दैट मे बी रिपल्सिव। तो यहां पे इसका नेचर क्या हो गया, F इलेक्ट्रिकल जो फोर्स हो जाएगी हमारी, दैट मे बी अट्रैक्टिव और दैट मे बी रिपल्सिव। तो ये बातें अभी तक हमको पता है। इसके बाद देखिए हमने क्या किया, इसके बाद ऑलस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ स्टडी की। एक्चुअली वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और रिजल्ट उन्हें कुछ और दिख गया। यहां पे एक उन्होंने एक सर्किट लिया, इस सर्किट को कनेक्ट किया उन्होंने सेल से और यहां पे एक की लगा दी। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है यहां पे, जब ये स्विच की हमारी ऑन है। ठीक है, और उन्हीं के टेबल पे इस सर्किट के पास एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी, या कंपास कह लीजिए आप। तो ये एक कंपास था, ठीक है, ये मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, ये था। उन्होंने ऑब्जर्व किया जब ये स्विच को ऑन ऑफ कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन होता है।
जब वो ऑन करते तो सपोज कर लीजिए कि इधर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ऑफ करते तो ये निडल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती। तो उन्हें थोड़ा सा शॉकिंग लगा यहाँ पे कि कुछ तो ऐसा है यहाँ पे जो इसको इस पे फोर्स लगा रहा है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पोलैरिटीज इसके बाद चेंज कर दी। पोलैरिटीज चेंज कर दी तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर उन्होंने देखा कि इनिशियली अगर पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था तो ये इस डायरेक्शन में जाने लगा, और जब वापस इसको स्विच ऑफ करते तो वापस आ जाता। इसका मतलब ये जो सिंपल सा सर्किट है जिसमें एक करंट फ्लो कर रहा है, ये एक कोई फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और वो फील्ड क्या कर रही है, एक मैग्नेटिक नीडल पे या मैग्नेटिक कंपास पे एक फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो इसके पहले ये सारी चीजें हम लोग स्टडी कर चुके थे। इसके बारे में हमें जानकारी थी कि अगर एक मैग्नेट है तो दूसरा मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, या कोई भी मैग्नेट है वो अपना दूर से ही एक दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाती है, लेकिन क्यों लगाती है ये नहीं पता था। तो ये कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आया कि अगर इस तरह की कोई चीज है तो एक फोर्स एट अ डिस्टेंस लग रही है, यहाँ पे एक फोर्स यहां से इसको इन्फ्लुएंस कर रही है, और वो फोर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है इसका मतलब ये फोर्स भी अपने चारों तरफ कोई फील्ड क्रिएट कर रही है, और वो फील्ड इस मैग्नेटिक नीडल को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल को अफेक्ट कर रही है, इसका मतलब जो फील्ड यहां पे बनेगी दैट फील्ड मस्ट बी ऑफ मैग्नेटिक नेचर, इसलिए इस तरह की फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहा गया। ठीक है, तो इसको जरा और डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये लिखते हैं हम, अगर हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये एक सर्किट है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, चार्जेस मूव कर रहे हैं। चार्जेस मूव कर रहे हैं इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि नेट चार्ज जो होगा दैट इज जीरो। यहां पे नेट चार्ज जीरो हुआ क्योंकि जितने भी पॉजिटिव चार्ज है यहां पे उतने ही नेगेटिव चार्ज है, कोई एडिशनल चार्ज न इसको मिल रहा है न कहीं जा रहा है। बस कंडीशन क्या है कि यहां पे चार्जेस हमारे मोशन में, तो जब ये मोशन में है तो यहां पे क्या किया गया कि एक चार्ज को हमने यहां इसके पास लाया। मान लीजिए ये चार्ज हम q1 लेके आए विद वेलोसिटी v1, तो हमने ये देखा कि ये जब इसके पास आता है तो ये इसकी तरफ ऐसे मुड़ रहा है, मतलब इसे ओरिजिनल इसका पाथ क्या था, इस तरह से स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन इस पे कोई चीज फोर्स लगा रही है क्योंकि टर्न हो रहा है। और न्यूटन ने हमें क्या बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो जिस मोशन में है उसी मोशन में रहेगा जब तक कि उस पे फोर्स ना लगे। इसका मतलब इससे इस पे कोई फोर्स लग रही है, ये बात देखिए। दूसरा एक और यहां पे लिया गया कि एक दूसरा चार्ज लिया गया q2 0, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या थी v2 0, ये एट रेस्ट था। तो देखा गया कि ये चार्ज यहां पे ऐसे ही है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये चार्ज क्या कर रहा है, इस पे इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स और टर्न हो गया, और ये क्या कर रहा है, नो फोर्स एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे चार्ज के पास वेलोसिटी है, चार्ज मूव कर रहा है, तो करंट कैरिंग अगर कोई कॉइल है तो उसके पास से उस पे एक फील्ड लग रही है जो उसको टर्न कर रही है। ठीक है, और अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है तो उस पे कोई भी फील्ड इस कंडीशन में नहीं लग रही है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहां से ये देखा गया कि इसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल हमारी रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो ये कहा गया क्योंकि बाकी चीजें तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे काम ही नहीं कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, मास की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये किसी और तरह की फील्ड है जो मूविंग चार्ज को अफेक्ट कर रही है।
अगर चार्ज हमारा मोशन में है, वेलोसिटी है उसके पास, तभी उसके पास लग रही है। उसके पास अगर वेलोसिटी नहीं है तो नहीं लग रही है। ठीक है, तो इस फोर्स को हमने नाम दिया मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स हमारी कहलाई मैग्नेटिक फोर्स, एफ एम। और ये जो फील्ड है, इस फील्ड को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो टर्निंग हो रही है, ठीक है, ये टर्निंग जो वेलोसिटी है यहां पे और फोर्स इस पे जो लगेगी, दैट फोर्स इज एट राइट एंगल। ये अभी डायरेक्शन में हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, तीसरा हमारे पास यहां पे फील्ड में क्या आ गया, तीसरी फील्ड आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है मूविंग चार्ज। सोर्स क्या हो गया, मूविंग चार्ज, मूविंग क्यू। और ये अफेक्ट किसको कर रहा है, अफेक्ट्स मूविंग क्यू। तो वही सेम चीजें, सेम नेचर की हमारे पास आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक थर्ड फील्ड भी एग्जिस्ट करती है जब चार्ज हमारा मोशन में होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं यहां पे कि ये हमारा किस नेचर का होगा, किस तरह से फोर्स लगेगी और कितनी फोर्स लगेगी, ये सारी चीजें भी हम देखते हैं। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, इस तरह से है, माइनस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेना है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है जिसको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं विद वेलोसिटी v। अब देखिए, ये चार्ज जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया, कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा उसका, ये यहां से तुरंत टर्न होना स्टार्ट कर देगा और ऐसे ऐसे टर्न होते हुए ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन कर देगा। ये इसका मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, इस मूवमेंट में क्या हो रहा है, इसके पास वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और यहां पे क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन भी होता है, एक्सीलरेट्स। ठीक है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जब उसने मूव करना स्टार्ट किया तो एक ही साइड में उसके पास फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से उसका ये मोशन हुआ। अब हम यहां पे देखते हैं, यहां पे हमारे पास एक, मान लीजिए करंट है आई, आई करंट है। इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यहां पे करंट है। अब यहां पे हमने क्या किया कि यहां पे एक चार्ज v वेलोसिटी से भेजा। ठीक है, ये क्या होगा, इसके इन्फ्लुएंस में आया, अभी बात की है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये यहां से थोड़ा सा टर्न हुआ ऐसे, फिर फोर्स लगेगी और टर्न होगा, फिर फोर्स लगी और टर्न हुआ, ऐसे ऐसे टर्न करते करते ये इसी पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हर जगह इसकी स्पीड v है, हर जगह इसकी स्पीड सेम है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो यहां पे एक्सीलरेशन क्या होगा, नो एक्सीलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी स्पीड हमारी क्या रहेगी, स्पीड सेम रहेगी और हर पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, टर्न हो रहा है। इसका मतलब अगर कोई भी हमारे पास चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो धीरे धीरे टर्न होगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ,
नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, इस तरह से टर्न होगा। लेकिन वही अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या करने लगेगा, सेम स्पीड से मूव करने लगेगा और हर जगह उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ पे आ गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड में फंस जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, राउंड एंड राउंड घुमाएगा, ठीक है। ये चाहेगा भी तो आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता है, इसको यहीं पे घूमना रहेगा, फंसा रहेगा। इसके बारे में अभी डिटेल हम और लेते हैं कि क्या रिलेशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगती है, वो सब चीजें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि ये कैसे घूम रहा है, ये सर्कुलर घूम रहा है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार अलाइन किया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने को अलाइन कर लेगा, बस छुट्टी कर ली यहाँ पे। और यहाँ पे वही चीज बार बार घूमेगी, ठीक है। तो ये हो क्यों रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फील्ड क्रिएटेड बाय दिस मूविंग चार्ज, जिसके इन्फ्लुएंस में कोई भी मूविंग चार्ज हमारा सर्कुलर घूमने लगता है। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमारे पास जो वेलोसिटी है v और जो फोर्स लगेगी इस पे हमेशा परपेंडिकुलर लगेगी, ठीक है। उसको अभी हम देख लेते हैं कि कितनी फोर्स लगेगी और कैसे परपेंडिकुलर लगेगी। उसके पहले जरा हम मैग्नेटिक फील्ड की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए ये स्पेस में है, स्पेस में है तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसको लिख सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी है in which a moving charge experiences a force at right angle to the field, या वेलोसिटी कह लीजिए, या वेलोसिटी एंड टर्न्स। टर्न्स का मतलब क्या हो गया, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये हमारे पास एक डेफिनेशन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। कि अगर हमारे पास एक मूविंग चार्ज है और वो इस तरह से मूव कर रहा है तो उस पे एक फोर्स लगेगी विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड और उसकी वजह से वो टर्न होगा। अब जरा ये देखते हैं कि इस पे कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है। इसको ध्यान देते हैं कि ये मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका और कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स हमारा किस पे डिपेंड करता है, F m से मैग्नेटिक फोर्स को लिख रहे हैं, दिस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी और चार्ज, चार्ज की कितनी वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही तेजी से ये घूमेगा, फोर्स इसको टर्न करेगा। तो फोर्स हमारा मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। दूसरा है F डिपेंड्स अपॉन B, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, जो भी कह लीजिए आप। देखिए अगर हमारा एक चार्ज आ रहा है किसी वेलोसिटी से
मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को अगर हम चेंज करेंगे तो हमने ये देखा कि उस पर फोर्स भी चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ा देंगे तो उस पर और ज्यादा फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम कम करते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि उस पर फोर्स कम हो जाएगा। इसका मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के। तीसरा क्या है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q। Q का मतलब क्या, चार्ज। देखिए एक चार्ज है हमारा ये, ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी हो, कुछ मैग्नीट्यूड हो उसका, और एक मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, तो ये एक फोर्स इस पे लगेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम एज इट इज रख रहे हैं, वेलोसिटी इसकी एज इट इज रख रहे हैं, इसके चार्ज को बढ़ा देते हैं। तो हमने ये देखा कि पहले जो फोर्स लगी, अब ये फोर्स उससे ज्यादा हो जाएगी, या अगर इसकी चार्ज को हमने कम कर दिया तो हमने देखा कि ये कम फोर्स से जाके हिट करेगी। इसका मतलब फोर्स भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। तो इन तीनों को जब कलेक्टिवली हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लगाएंगे और ये हो जाएगा क्यू बी बी। ये हो जाएगा मतलब चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब हम जब एसआई यूनिट में सम लेते हैं तो k को 1 कर देते हैं, तो इसको हटा दीजिए और जोड़ते हैं इसकी। अब यहाँ पे एक बात ये है कि फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, q हमारा स्केलर है। अब ये दो चीजें बची, वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इनका डॉट प्रोडक्ट लें या क्रॉस प्रोडक्ट लें। तो हमें ये पता है कि अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहां पे जो क्वांटिटी आएगी दैट शुड बी स्केलर, लेकिन यहां पे जो क्वांटिटी आ रही है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इन दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट होगा दैट शुड बी वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं B क्रॉस B। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, इसको हम नंबर 1 कर लेते हैं। अब अगर इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F मैग्नेटिक इज इक्वल टू Q B B sin थीटा। ये इक्वेशन 2 हो गया, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। यहां पे जनरली क्या होता है कि sin थीटा हमारा 90 डिग्री होता है, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये जनरली अभी जो हम केस नॉर्मल केस लेंगे इसमें ये परपेंडिकुलर होंगे, तो sin 90 ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू Q B B। ये करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके बाद अब देखिए जरा, इसी में एक चीज आती है, अभी हमने स्टडी किया, हमने स्टडी ये किया कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए, या करंट है, ठीक है, करंट इस तरह का करंट है, ओके, या हम बाहर की तरफ ले लेते हैं इसको, ये ले लीजिए, इस तरह का करंट हो गया, और यहां पे अब क्या होगा, करंट इस तरह है बाहर, ठीक है, बाहर की तरफ आ रही है, तो फिंगर्स जो कर्ल होंगी हमारी इस तरह से कर्ल होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये थोड़ी हम डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड बना के बताते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से ही हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली इनसाइड द प्लेन, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सभी जगह एक जैसी है। अब यहाँ पे एक चार्ज हमारा एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है, तो चार्ज ये एंटर किया यहाँ पे v, ये हो गई इसकी। अब यहाँ क्या होगा कि इस पे एक फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर, ये फोर्स लग रही है,
अंदर की तरफ लगेगी, एफ बी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस केस में। तो ये क्या होगा, टर्न हुआ, टर्न होके ऐसे आ गया ये। अब फोर्स क्या हो रही है, फिर परपेंडिकुलर लग रही है फोर्स हमारी, बी यही है। तो इस तरह से क्या होगा, फिर यहां पे आ गया फोर्स हमारी परपेंडिकुलर रहेगी, बी सेम, ये ऐसे आया, फिर फोर्स हमारी परपेंडिकुलर रही, ऐसे आ गया, अगेन फोर्स परपेंडिकुलर है, ये आया फोर्स परपेंडिकुलर, ये आया फोर्स परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर इसको ढंग से हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये एक सर्कुलर मोशन है, और इसमें ये पार्टिकल ट्रैक होके मूव कर रहा है, सच दैट कि इस पे जो फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज ऑलवेज रेडियली इनवर्ड। यहां पे जो फोर्स लग रही है, फोर्स इज रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ लग रही है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि ऐसी कंडीशन में यहां पे एक मैग्नेटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया, Fm QVB, ठीक है, B। अच्छा, यहां पे डायरेक्शन जब हम निकालते हैं तो हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड में ये फोर्स या मोशन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करेंगे, फोर्स या मोशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन इज करंट। कोई भी दो चीज दी रहेगी तो आप इसको थर्ड क्वांटिटी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए क्या होगा है, हमारे पास ये जो एंगल है थीटा, यहां पे थीटा 90 डिग्री हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या जा रहा है, F जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू QVB, ये आ गई यहां पे। अच्छा, अब देखिए यहां पे पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में है, इसका मतलब उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, यही मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसकी इन्फ्लुएंस में ही तो वो घूम रहा है। इसका मतलब दिस, अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Fcp लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये होता है mv²/r। सपोज कर लीजिए इसका मास m है और ये जो रेडियस है हमारा r। अच्छा, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर इसको इक्वेशन हम a कर लें और इसको इक्वेशन b कर लें, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों इक्वल हो गए, तो हमारे पास हम लिख सकते हैं mv²/r दैट इज इक्वल टू QVB। यहां से एक b कैंसिल हो गया हमारे पास, तो यहां से हमारे पास अगर हम b निकालेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आता है, हाँ, यहां से हमारे पास b का रिलेशन आ जाएगा, b इज इक्वल टू QBR अपॉन m, QRB अपॉन m, QRB, हाँ ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। ओके, तो ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, यहां पे इसको इक्वेशन ए ले लेना है। अब देखिए क्या होगा हमारे पास, यहां पे हम निकालते हैं टाइम पीरियड, ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन यहां पे ध्यान से देखिए कि ये जो पार्टिकल है ये एक सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, इसका मतलब इसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यहां से हम देखिए v को क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा, तो यहां पे मैंने लिया r ओमेगा, और यहां पे ये फॉर्मूला हो गया QBR अपॉन m, ये r से r कैंसिल हो गया, ओमेगा हमारे पास कितना आ गया, QB अपॉन m, ये फॉर्मूला आ गया ओमेगा का, ठीक है।
अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा को जब लिखेंगे ये m आ जाएगा और यहां b q आ जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास टाइम पीरियड का, ठीक है। अब जो यहां से एक चीज और देख लेते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं अपनी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ मास तो एम हो गया, बी ये सारी चीजें स्क्वायर हो जाएंगी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो यहां से ये एक एम कट जाएगा, यह आ जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये रिलेशन ए हमने किया, इसको भी कर लेते हैं। ये हमारे पास C हो गया और ये D हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे वेलोसिटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, मतलब जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही ज्यादा लीनियर वेलोसिटी होगी, या यूं कहें कि जितना लीनियर वेलोसिटी होगा उतना ही ज्यादा हमारा रेडियस होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज यहां से एक टर्म हमारे पास आ रहा है q बाई m। तो ये q बाई m को हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, रेशियो। तो ये q बाई m रेशियो, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। q बाई m रेशियो पे ही वेलोसिटी और रेडियस हमारा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं ओमेगा पे। देखिए ओमेगा को ध्यान से देखिए, अगर हम r को बढ़ा दें या घटा दें तो ओमेगा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओमेगा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस रिलेशन में कहीं भी r नहीं है। वैसे भी रोटेशनल में हम पढ़ चुके हैं कि हमारा ओमेगा किस पे डिपेंड करता है, ओमेगा r पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि r हमारा अलग अलग होगा फिर भी ओमेगा सेम होगा। ओमेगा किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। रोटेशनल में हमारे पास ओमेगा कांस्टेंट रहता है, थीटा कांस्टेंट रहता है, एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। अब यहां पे दो चीजें बेसिक है, उसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं। एक हमारे पास आता है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एक आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को एक ही तरह से हम डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखिए। पहला है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में देखिए हमारे पास फॉर्मूला था F इज इक्वल टू क्यू बी डी साइन थीटा, ठीक है। यहां से हमें क्या डिफाइन करना है, b को डिफाइन करना है, तो ये हो जाएगा F अपॉन क्यू बी साइन थीटा। इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, तो देखिए ये Fm हो गया। यहां पे if q is equal to 1 coulomb, b is equal to 1 meter per second and theta is equal to 90 degree, तो हमारे पास इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, b is equal to Fm, ठीक है। इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the intensity of magnetic field is the force experienced by a moving charge of 1 coulomb moving with velocity of 1 meter per second at right angles to the magnetic field। तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। और सिमिलरली हम डिफाइन कर रहे हैं 1 टेस्ला। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है,
तो यहां पे देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां पे हम ले रहे हैं एफ एम को 1 न्यूटन, क्यू 1 कूलम, वी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू 90। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, D डिफाइन हो जाएगा। तो सिमिलरली इसी तरह से देखिए, ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेड टू बी 1 टेस्ला, कब फोर्स के बराबर थी। तो व्हेन magnetic field intensity is said to be 1 Tesla when 1 Newton of force is experienced is applied on a charge of 1 coulomb moving with velocity of 1 meter per second in making 90 degree with the magnetic field। तो हमारे पास जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा 1 न्यूटन का, वही हमारे पास 1 टेस्ला की डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये सारी चीजें बेसिक थी हमारी मूविंग चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है, कैसा लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और ये छोटे छोटे फॉर्मूले जिस पे क्वेश्चंस आते हैं।